एसएससी सीजीएल टीयर 1 की क्लास नंबर 32 में आपका स्वागत है। आज हमें अपनी टीएसडी के कंसेप्ट को और आगे एक्सटेंड करना है। अब हमें देखना है एप्लीकेशन टीएसडी के कंसेप्ट्स की। तो अगर पिछली 5 क्लासेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमने सारे बेसिक कंसेप्ट देख लिए हैं और जितने क्वेश्चन टाइप्स बन सकते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के वो सारे हमने वहाँ पे देखे हैं। नेक्स्ट हम आज मूव करेंगे ट्रेन्स की तरफ। अब ट्रेन का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है आपका टीएसडी का, एग्जैक्टली पूरा का पूरा सेम है। वही सेट ऑफ कंसेप्ट यहाँ पर भी लगने वाले हैं। क्या चीज़ जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक तो रिलेटिव स्पीड, दूसरा प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर भी यूज़ में आती है, और एक जो एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी वो होगी पॉइंट ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम ऑलरेडी अपनी बेसिक वाली क्लास में देख चुके हैं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जिसकी लेंथ हमें काउंट नहीं करनी होती है या जिसकी लेंथ नेग्लिजिबल होती है। जैसे ट्रेन और प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति, अगर इन दो चीज़ों को देखें तो ट्रेन की लेंथ बहुत ज़्यादा है और व्यक्ति की लेंथ उसके सामने नेग्लिजिबल है। तो जो व्यक्ति है उसे हम कह देते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट और जो ट्रेन है वो हो जाएगी लेंथ ऑब्जेक्ट। वहीं पर अगर हम दो ट्रेन को कंपेयर करें तो दोनों को हमें लेंथ ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म और ट्रेन को अगर हम कंसिडर करें तो फिर से अगेन हमको दोनों को लेंथ ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। कार और व्यक्ति को अगर हम कंपेयर करें तो उस केस में कई बार हम दोनों को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, अनलेस हमें अलग से लेंथ वगैरह ना दी हो तो ये था पॉइंट और लेंथ ऑब्जेक्ट। इन्हीं सब चीज़ों को आज हम अप्लाई करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे लगेगी। फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड। आपको स्पीड भी दी है, यहाँ पे टाइम भी दिया है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब दो ट्रेनें हैं पैरेलल ट्रैक पर जा रही हैं, पैरेलल लाइंस पर जा रही हैं, तो दोनों क्या है यहाँ पे लेंथ ऑब्जेक्ट हैं, तो दोनों की हमें लेंथ को कंसिडर करना पड़ेगा। हमें बता दिया है कि इक्वल लेंथ है, तो मान लेते हैं कि हर एक ट्रेन की जो लेंथ है वो एल है। एल हमने एज्यूम कर ली। अब अपनी इक्वेशन बना लेते हैं। 2 टाइम्स लेंथ बराबर किसके होगा, यहाँ पे हमारी स्पीड है और सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 10 kph, और आंसर हमें निकालना है मीटर में, तो इसे हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी पॉइंट पे, और टाइम हमें दिया है 36 सेकेंड्स। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2, यहाँ से कैंसिल, लेंथ हमें मिल जाएगी यहाँ से 50 मीटर। तो हर एक ट्रेन की जो लेंथ है वो है 50 मीटर की। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना था। बस लेंथ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये हमें यहाँ पे देखना है। अब ट्रेन वाले क्वेश्चंस में यही चीज़ रहती है कि जो डिस्टेंस रहता है उससे आप क्या कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे दो ट्रेनों की बात हो रही है तो दोनों ट्रेन जो है वो लेंथ ऑब्जेक्ट है। अगर एक ट्रेन और एक व्यक्ति की बात हो रही होती है तो हम केवल ट्रेन की लेंथ को कंसिडर करते, व्यक्ति की लेंथ को हम वहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते क्योंकि वो हो जाता पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52। A train overtakes two men walking at 2 meter per second and 3 meter per second in 10 seconds and 12 seconds. What is the length of the train? अब यहाँ पे जो ट्रेन है वो हो जाएगी हमारा लेंथ ऑब्जेक्ट और जो मैन है वो रहेंगे हमारे पॉइंट ऑब्जेक्ट, उनकी लेंथ से हमें कोई लेना देना नहीं है। प्लस यहाँ पे ओवरटेक की बात हो रही है, तो ट्रेन अगर दोनों व्यक्तियों को ओवरटेक कर रही है तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगी, अगर ट्रेन की स्पीड अगर मैं मानूँ x मीटर पर सेकेंड, तो अब रिलेटिव स्पीड हम निकालेंगे ट्रेन की विथ रिस्पेक्ट टू ये दोनों व्यक्ति के, और इनका हमें टाइम दिया हुआ है। तो चूंकि लेंथ यहाँ पे सेम है, सिर्फ ट्रेन की ही लेंथ हमें कंसिडर करनी है, तो यहाँ पर हम अपना प्रोपोर्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे रिलेटिव स्पीड ट्रेन इन दोनों व्यक्तियों के रिस्पेक्ट में और उसका हम रेशो ले लेते हैं। तो अगर पहले व्यक्ति की बात करें तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी हमारी ट्रेन की x-2। डिवीजन में मैं लिख लेता हूँ दूसरा व्यक्ति की स्पीड, ट्रेन की स्पीड दूसरे व्यक्ति के रिस्पेक्ट में x-3। अब यहाँ पे आता है हमें टाइम लिखना है, तो हमें पता है जब इन्वर्सली प्रोपोर्शन की बात हो रही है तो अगर पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में ओवरटेक करती है तो 10 को हम लिखेंगे नीचे और 12 को हम लिखेंगे ऊपर, तो रेशो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 6/5। अब चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन ऐसा मैं कम करता हूँ। ज़्यादातर मैं इस तरह के केस में जहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट सेम रहते हैं तो यहाँ पे मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूँ। तो x-2 प्लस x-3 ऊपर हमें दिखेगा 2x-5 और नीचे हमें दिखेगा 2x-2 माइनस ऑफ इतना, तो नीचे हो जाएगा 1। इसी तरह से यहाँ पे 6 + 5 11 और 6 - 5 1, तो यहाँ से 5 राइट हैंड साइड पर जाएगा तो 16
और 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो वो हमें दे देगा x की वैल्यू जो है हमें मिल गई 8 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन की हमें स्पीड मिल गई। अब आप कोई भी एक रिलेशन को ले लीजिए, मान लेते हैं कि हम पहले वाले व्यक्ति को कंसिडर करते हैं, तो ट्रेन की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x 8 - 2 6 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम में वो उसे ओवरटेक करती है, 10 सेकेंड्स में, तो इंटू 10 मतलब 60। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे, चाहे आप ट्रेन में भी काम कर रहे हो, आप प्रोपोर्शनलिटी का यूज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो जैसे ये ओवरटेक वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे किया, सेम चीज़ हमने पहले भी अपने कई बार कंसेप्ट में क्वेश्चंस में ये चीज़ों को कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 53, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ गुड्स ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन इज 3:7। ये हमें स्पीड का रेशियो दे दिया। द टू ट्रेन्स कैन क्रॉस ईच अदर इन 40 seconds. A man on the passenger train observes that the goods train crosses him in 25 seconds. If the goods train is 275 meter long, what is the length of other train? अब यहाँ पे जैसा हमने ऊपर देखा था, सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे भी लगा देंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम रहता है, उन दोनों के रेशियो को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ऑफ कोर्स लेंथ यहाँ पे अलग अलग होने वाली है, लेकिन d1/d2 इक्वल टू s1/s2 इज इक्वल टू t1/t2। ये वाला रेशियो मतलब दो डिस्टेंस की हमारी इक्वेशन को हम आपस में डिवाइड करके लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, पहले बात करते हैं गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की। तो मान लेते हैं जो गुड्स ट्रेन है उसकी जो लेंथ है वो है g मीटर, और जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी जो लेंथ है वो है p। ये हमने एज्यूम करी है लेंथ। अब अगर हम देखें g प्लस p कितना होगा, रिलेटिव स्पीड यहाँ पे है 3, दोनों का स्पीड रेशो है 3 और 7, तो यहाँ पे क्रॉस की बात हो रही है, मतलब अपोजिट साइड से आ रही है, तो अपोजिट साइड से आ रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसे 10x। कितने टाइम में, हमें टाइम दिया है 40 सेकेंड्स। दूसरा, अब एक मैन है, एक व्यक्ति है जो कि पैसेंजर ट्रेन में बैठा है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लेंथ ऑब्जेक्ट थी दोनों ट्रेन, इसलिए हमने दोनों की यहाँ पे डिस्टेंस को या लेंथ को हमने कंसिडर किया था। अब दूसरा वाला रिलेशन मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड करके लिख रहा हूँ। अगर व्यक्ति पैसेंजर ट्रेन में बैठा है तो लेंथ हम कंसिडर करेंगे केवल गुड्स ट्रेन की, इक्वल टू के बाद नीचे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड कितनी है हमारी गुड्स ट्रेन की 3, रिलेटिव स्पीड तो अभी भी सेम ही रहने वाली क्योंकि मैन जो है उसमें पैसेंजर ट्रेन में बैठा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x अगेन, मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम में, तो 25 सेकेंड्स, 25। ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो गई, ये हो गया 5 से 8 टाइम्स और ये हो गया 5 टाइम्स। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे P और G में रेशो मिल जाएगा, P/G। गैप कितना है यहाँ पे 3 का, तो 3 यूनिट होगा पैसेंजर की लेंथ और गुड्स ट्रेन की लेंथ होगी 5। ये मुझे लेंथ का रेशो यहाँ से मिल गया। अब जो भी मुझसे पूछा होगा वो मैं सब निकाल दूंगा। गुड्स ट्रेन की जो लेंथ है वो मुझे दी है 275 मीटर्स, मतलब ये जो 5 यूनिट है ये करस्पॉन्ड करता है 275 को। हमें निकालना है 3 यूनिट्स, किससे करस्पॉन्ड करेगा, तो 5 से ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, और फिर से 5 बार, और इसका जब हम 3 टाइम्स करेंगे तो 150 + 15 165। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी इस तरह की आपको क्वेश्चन मिले तो हम क्या करते हैं, अलग अलग दो इक्वेशन बना के फिर उन्हें सॉल्व नहीं करते हैं आपस में, हम उन्हें डिवाइड कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रेशोज़ में काम करें। रेशोज़ में काम करने से क्या होता है, बहुत सारे जो आपके वेरिएबल्स रहेंगे जिन्हें आपने एज्यूम किया होगा वो सब आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो सिंपली आपको बचे हुई जो चीज़ें रहेंगी उन्हीं में डील करना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी कम हो जाएगा और आपको सॉल्व करने में टाइम भी कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 54, a train running at 65 kph crosses a tunnel that is double of its length in 1 minute 30 seconds. In how much time would it cross another train which is half its length and coming from the opposite direction at 32.5 kph? तो यहाँ पे भी हम सेम चीज करते हैं, दो इक्वेशन बनाते हैं और उन्हें आपस में डिवाइड कर देते हैं। पहली कंडीशन की बात करूं तो ट्रेन है और टनल है, और टनल की जो लेंथ है वो डबल है उस ट्रेन से,
तो जो पहली वाली ट्रेन है उसकी लेंथ में मान लेता हूं L। तो पहली जो इक्वेशन है वो क्या होगी, L प्लस डबल लेंथ मतलब 3L बराबर होना चाहिए स्पीड 65 kph मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लगेगा 1 मिनट 30 सेकेंड्स मतलब 90 सेकेंड्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम सेकेंड्स में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं कोई कन्वर्जन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अल्टीमेटली डिवाइड कर देना है। सेकंड इक्वेशन बना रहा हूँ उससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो यूनिट्स है वो सब आपस में कैंसिल आउट हो जानी है। तो यूनिट की चिंता मुझे डिवाइड कर देने के केसेस में नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं अलग अलग इक्वेशन बनाऊंगा तब वहाँ पे मुझे करना पड़ेगा। तो एक और हमारी बचत हो जाती है यहाँ पे। अब दूसरे केस की अगर हम बात करें तो दूसरी ट्रेन है जो कि आधी है ओरिजिनल वाली ट्रेन के, तो L प्लस हाफ L ये हो जाएगा 3L डिवाइडेड बाय 2। ये सेकंड वाली लेंथ है। यहाँ पे स्पीड की अगर हम बात करें तो दोनों क्रॉस कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो स्पीड रिलेटिव स्पीड इस केस में हमें ऐड करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 65 प्लस 32 97.5 97.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमें निकालना है इन हाउ मच टाइम, तो इसे हम मान लेते हैं T। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, L से L कट जाएगा, ये वाला 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, प्लस यहाँ से डेसिमल हम हटा देते हैं, यहाँ पे हम 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसे अगर हम 5 से सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 से 1 टाइम्स, फिर 9 टाइम्स, फिर बचेगा 2 तो 5, और ये वाला जो 2 था जो ऊपर होगा वो इससे कैंसल आउट हो जाएगा। और इसे हम सिंप्लीफाई करें तो 65 का ये 3 टाइम्स मुझे दिख रहा है, तो इसे हम कर देंगे 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 30 टाइम्स, तो टाइम की वैल्यू हमें मिल जाएगी 30 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रेन वाले क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली डिवाइड करके हम सॉल्व करते हैं। क्यों? एक तो हमें यूनिट्स को अलग से कन्वर्ट नहीं करना पड़ता यहाँ पे, क्योंकि जब हम दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो यूनिट्स आपस में कैंसल आउट हो जाती हैं, तो एक हमारी बचत वहाँ पे हो जाती है। प्लस जो भी वैल्यूज रहेंगी उनमें से ज़्यादातर आप देखेंगे आपस में कैंसल आउट होके डायरेक्टली एक वेरिएबल में आपको आंसर मिल जाएगा। चीज़ें हमारी रिलेटिवली ईजी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 55, 2 trains of equal length can cross a pole in 4 seconds and 7 seconds। अभी जो पोल रहता है वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके लेंथ से हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। इन हाउ मच टाइम वुड दे क्रॉस ईच अदर व्हेन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें दी हैं, एक तो हमें लेंथ दिया है और दूसरा हमें यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। अब लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो वो तो सेम हो गई, स्पीड ऑफकोर्स दोनों ट्रेन की अलग अलग रहने वाली है। तो जब यहाँ पे डिस्टेंस, जब दो ट्रेनें हैं एक पोल को जब वो क्रॉस करेंगी और इक्वल लेंथ है तो डिस्टेंस यहाँ पे हो गई सेम, तो यहाँ पे हम काम कर जाएंगे स्पीड और टाइम में। अब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ टाइम, टाइम का रेशो मुझे कितना दिया है, पहली वाली ट्रेन लेती है अगर 4 सेकेंड तो दूसरी वाली ट्रेन लेती है 7 सेकेंड। स्पीड से डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशो भी मैं यहाँ से पता लगा सकता हूँ, इसका उल्टा हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी 7 पहली वाली ट्रेन की, दूसरी वाली ट्रेन की 4। ये सारा का सारा काम हम यहाँ पे स्पीड में करते हैं, रेशोज में करते हैं। अब हमें निकालना है इन हाउ मच टाइम वुड दे क्रॉस ईच अदर। तो यहां से मैं इनका डिस्टेंस या फिर इनकी लेंथ निकाल सकता हूं। पहली वाली ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, 7 4 28। रेशो में तो ऑफकोर्स 1:1 रहेगा, लेकिन अभी मैं लेंथ को एब्सोल्यूट टर्म्स में लिख रहा हूं, यहां पर भी 28। लेंथ तो हमें क्योंकि सेम ही दी है तभी तो हमारा ये रिलेशनशिप यहां पे काम कर रही है। अब इन हाउ मच टाइम वुड दे क्रॉस ईच अदर, वो आपस में कितने समय में क्रॉस करेंगी। तो यहाँ पे जो हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 28। स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, इन दोनों का रिलेटिव चलेगा, तो 7 + 4 11 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमें यहाँ पे निकाल लेना है। अब चूंकि हम यहाँ पे रेशोज में काम कर रहे थे, यहाँ पे स्पीड का रेशो था, यहाँ पे लेंथ का रेशो था, तो यहाँ पे हमें कुछ भी अलग से कैंसल आउट या फिर किसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 28 × 2 56, 11 से कुछ भी कटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। 56/11 सेकेंड्स लगेंगे दोनों को आपस में क्रॉस करने में अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे कितना इजी बन गया ये क्वेश्चन इस तरह से रेशोज में काम करके सॉल्व करने पर। अगर आप इसमें वेरिएबल्स एज्यूम करेंगे और फिर करेंगे तो अननेसेसरी की इक्वेशंस में आपको डील करना पड़ जाएगा, जबकि यहाँ पे सिंपली नंबर्स से हम खेलते जा रहे हैं, रेशोज लेते जा रहे हैं और सॉल्व करते जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 56. Two trains can cross a pole in 12 seconds and 16 seconds, respectively. If their speeds are in ratio 8:11, in how much time would the faster train overtake the slower train? अब ये ऊपर वाले क्वेश्चन का ही एक वेराइटी है, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 55 और 56 में डिफरेंस नोटिस कीजिए. एक पोल को वो लोग अलग अलग टाइम में क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन एक तो उन्होंने लेंथ नहीं बताई, दोनों की सेम है. तो यहाँ पे लेंथ हो सकता है कि दोनों की अलग हो, हमें नहीं पता अभी इस स्टेज पे. स्पीड का रेशो डेफिनेटली उनका अलग है और टाइम के रेशो से वो मैच नहीं कर रहा है, तो जो लेंथ है दोनों की वो अलग अलग है. एक चीज़ हमें यहाँ से पता चल गई. हमें यहाँ पे भी निकालना है कि हाउ मच टाइम वुड दे ओवरटेक. इस बार ओवरटेक का केस है, कोई बात नहीं, इसे हम जैसा हमने ऊपर देखा था सेम चीज़ यहाँ पे हम लगाने की कोशिश करते हैं. अगर मैं टाइम की बात करूँ पहले, तो पोल को वो 12 सेकेंड्स और 16 सेकेंड्स में क्रॉस करेंगे. यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 12, या फिर हम सीधा रेशो लिख लेते हैं, 12 और 16 4 से दोनों डिवाइड होंगे, तो टाइम का रेशो हमें मिल जाएगा 3:4. अब यहाँ पे चूंकि लेंथ वगैरह सेम नहीं है, तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हाउ मच टाइम. हमसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है और हम यहाँ पे रेशोज में काम कर रहे हैं, और वो भी रिड्यूस करके. तो जितने फैक्टर्स हम यहाँ पे रिड्यूस करते जा रहे हैं, उस चीज़ को हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं. जैसे यहाँ पे हमने इसे डिवाइड किया है 4 से, तो ये चीज़ मैं साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि आगे जब हम अपनी फाइनल वाली स्टेप लिखेंगे तो वहाँ पे जिस नंबर से आपने इनको पूरे रेशो को आपने डिवाइड किया है, उसी से आपको फिर मल्टीप्लाई करना होता है. ये चीज़ हम रेशोज में पढ़ चुके हैं, तो गलती ना हो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 4. ये मुझे बता रहा है कि जो ओरिजिनल टाइम था उसको मैंने 4 से डिवाइड करके ये रेशो निकाला है. अब अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो इस केस में हम 4:3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पहली बात ट्रेन की जो लेंथ है वो सेम नहीं है, और दूसरी बात ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें रेशो दिया हुआ है. 8:11 उनका रेशो हो जाएगा स्पीड का. ये रेशो स्पीड का हमें ऑलरेडी गिवन है. अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मुझे लेंथ मिल जाए या लेंथ का रेशो मिल जाए, तो 8:3 करूँगा, 4:11 करूँगा, 4 आपस में यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे 24 था, 4 से डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा 6, यहाँ पे मुझे मिलेगा 11. इस केस में भी मैंने 4 से डिवाइड करके ये रेशो लिखा हुआ है, तो एक बार यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ. इसका मतलब जो फाइनल कैलकुलेशन करूँगा उसमें मैं 4 से 2 बार मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर निकालूंगा. यहाँ तक चीज़ें मुझे पता चल गई. अब यहाँ पे मैं अपनी इक्वेशन लिख लेता हूँ. इन हाउ मच टाइम वुड द फास्टर ट्रेन ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन. 6 और 11 लेंथ का रेशो है, दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 17, दोनों की लेंथ है. इक्वल टू में जाएगा स्पीड. अब इस केस में ओवरटेक कर रहे हैं, तो 11 माइनस 8 3 लिखेंगे हम यहाँ पे, और हमें यहाँ पे निकालना है टाइम. तो टाइम हमें यहाँ से मिलेगा 17 डिवाइडेड बाय 3. लेकिन जैसा हमने यहाँ पे 2 बार 4 से डिवाइड किया था, तो फाइनल स्टेप में हमें इस टाइम को 4 से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी. अगर रेशोज पूछे होते तब हमें जरूरत नहीं पड़ती 4 से 2 बार मल्टीप्लाई करने की, हमसे एब्सोल्यूट टाइम पूछा है, इसलिए हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा. जैसे टाइम को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो मुझे पता है डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं. अगर टाइम को आपने 4 गुना कम कर दिया है, तो डिस्टेंस भी आपकी 4 गुना कम आएगी, इसलिए 1/4 आपका यहाँ से आया. दूसरा, यहाँ पे आप देखो लेंथ को भी मैंने 4 से डिवाइड किया है, इसलिए उस लेंथ को कंपनसेट करने के लिए दूसरी बार मुझे इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. स्पीड की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे रेशोज में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी थी, इसलिए कोई यहाँ पे हमें अलग से उसके कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं लिखना पड़ रहा है. अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. 16 इंटू 17, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, उसमें हमें एक और 16 जोड़ना पड़ेगा, तो 266 प्लस 6 272 डिवाइडेड बाय 3. ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा. तो ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई लोग मिस्टेक्स करेंगे. गलतियां क्या होंगी यहाँ पे लोगों से, कि रेशोज में काम करना शुरू करेंगे और इस स्टेप में 17/3 में आके अटक जाएंगे, क्योंकि वो ये भूल जाएंगे कि जब आपने रेशो को रिड्यूस किया था, तो फाइनल स्टेप में आपको उसे उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करना होगा. ये चीज़ें हम रेशो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में अच्छी तरह से देख चुके हैं. मिक्सचर वाले में भी हमने देखा था, जहाँ पे मिक्सचर सॉल्यूशन के क्वेश्चंस हमने किए थे, वहाँ पर भी हम रेशोज को रिड्यूस करके बाद में उस नंबर से फिर मल्टीप्लाई कर देते थे. तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं, क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 56. नेक्स्ट,
Two trains running in opposite direction cross a man standing on a platform in 27 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds. What is the ratio of their speed? अब हमसे यहाँ पे स्पीड का रेशो पूछा गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, उनकी लेंथ वगैरह के बारे में हमसे कुछ भी नहीं कहा गया है, तो यहाँ पे हम टाइम और स्पीड में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं लिख पाएंगे। अब इस केस में हम क्या करें, तो इस केस में हम मान लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं टाइम। टाइम को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 27, यहाँ पे हो जाएगा /17। अब हम लिख लेते हैं स्पीड। स्पीड का रेशो तो हमें दिया ही नहीं हुआ है, तो स्पीड को हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। अगेन जब हम रेशो ही लिख रहे हैं तो क्या मैं यहाँ पे x और y दो अलग अलग रेशो एज्यूम करूँ? ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जब रेशो में आपको एज्यूम करना हो दो वेरिएबल्स, तो आप एज्यूम करिए x/1। इससे होता क्या है, कैलकुलेशंस आपके आसान हो जाती हैं। दो वेरिएबल से डील करने के बजाय मुझे एक ही वेरिएबल में यहाँ पे डील करना पड़ेगा। पूछा ही हमसे है व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर स्पीड्स, तो मुझे सिंपली x की वैल्यू निकाल लेनी, वही मेरा आंसर हो जाएगा। मैं क्यों यहाँ पे एक y वेरिएबल एज्यूम करके फिर अपनी कैलकुलेशंस को टफ करूँ? मैं नहीं करूँगा, मैं रेशो एज्यूम करूँगा 6:1। तो यही चीज़ है, ये एक लर्निंग है। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, वहाँ पर अगर आप किसी कारण से अगर आप भूल भी गए हों, तो जब भी हम रेशो एज्यूम करते हैं तो उसे हम x/y या a/b या ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम उसे x/1 एज्यूम कर लेते हैं या a/1 एज्यूम कर लेते हैं। कोई एक ही हम वहाँ पे वेरिएबल लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम इसका डिस्टेंस देखें या लेंथ देखें, तो पहली जो ट्रेन है उसकी लेंथ हो जाएगी 27x। इसे मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, 27x, और दूसरी की लेंथ हो जाएगी 17। अब हमसे क्या पूछा है, ये हमने पहली कंडीशन को देख लिया। अब हम लगा देंगे दूसरी कंडीशन में इन वेरिएबल्स को, इन वैल्यूज़ को। दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड्स। क्रॉस ईच अदर का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करना। अगर एक ही दिशा में होते तो हम उसे लिखते ओवरटेक। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 23x प्लस 17 इज इक्वल टू, स्पीड की अगर मैं बात करूं तो x, और यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x+1, x+1 मल्टीप्लाई बाय 23, क्योंकि 23 सेकेंड्स में वो आपस में क्रॉस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 23x, सॉरी ये 27 है, तो मैंने 23 लिख दिया था, ये है 27, क्योंकि यहाँ से 27x और 17 है, तो दोनों लेंथ को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब 23x है, राइट हैंड साइड पे आके वो बना देगा हमारा 4x, इक्वल टू हो जाएगा 23 में से 17 आप घटाएंगे तो 6, मतलब x की वैल्यू आपको मिल गई 3/2। x था 3/2, तो यही हमारा रेशो हो जाएगा स्पीड का। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। तो ये फायदा है जब आप एक वेरिएबल में काम करते हैं। जब भी आपको रेशो एज्यूम करना हो तो कभी भी आप दो वेरिएबल एज्यूम मत कीजिए, उसको हमेशा x/1 एज्यूम कीजिए, तो डायरेक्ट आपका आंसर इस तरह से निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 58, द टाइम टेकन बाय a train running at 30 kph to pass a man walking in the same direction at the speed of 6 kph is 3/7 of the time taken by train to cross a platform। अब एक ही लाइन में कितने सारे सेंटेंस, कितने सारे वर्ड्स हो गए। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 96 meters, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? एक बार और हम देखते हैं। जो ट्रेन है उसकी स्पीड है इतनी, और जो मैन है वो सेम दिशा में जा रहा है, तो ओवरटेक का केस बनेगा। उसकी स्पीड भी हमें दे दी है। टाइम हमें दिया है कि मैन को क्रॉस करने में उसे 3 यूनिट लगता है और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसे 7 यूनिट लगता है। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म? तो जैसा हमने ऊपर गुड्स और अपने पैसेंजर वाले ट्रेन में किया था, कुछ कुछ वैसा ही केस यहाँ पे बन रहा है। तो क्या करते हैं, सिंपली जैसा हम ऊपर के क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, दो इक्वेशन बना के उन्हें डिवाइड करते हैं, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। अगर पहले वाले केस की बात करें तो जो हमारा व्यक्ति है वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो जो लेंथ रहेगी वो केवल ट्रेन की हमें लिखनी है। तो ट्रेन की लेंथ को मैं लिख रहा हूँ t, इक्वल टू है स्पीड कितनी है ट्रेन की 30 और 6 ओवरटेक का केस है, ये सेम डायरेक्शन है इसलिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24 किलोमीटर पर आवर।
कितने टाइम में करता है? 3 यूनिट टाइम में करता है। डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट केस में क्या होगा? अब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, तो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ इक्वल टू स्पीड कितनी हो जाएगी? ट्रेन की एज इट इज रहने वाली है 30, और यहाँ पे टाइम कितना लगता है उसको? 7 यूनिट। यहाँ हम लिख लेंगे 7 यूनिट्स। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से ये हो जाएगा 10, 2 से 5, 2 से 12, तो ये रेशो हमें मिल गया 12/7 5 ज़ा 35। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म का रेशो क्या है, तो ट्रेन का अगर हम बोलेंगे 12, तो प्लेटफॉर्म का हमारा हो जाएगा 35 माइनस 12, तो ये हमें देगा 23। ये सब हमारा निकल गया। रेशो हमें मिल गया ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ का। अब यहाँ पे हम लगा देंगे यूनिटरी मेथड, क्योंकि हमें ट्रेन की लेंथ ऑलरेडी दी हुई है। तो अगर 12 करस्पॉन्ड करता है 96 को, तो 1 यूनिट किसे करस्पॉन्ड करेगा? ये 8 टाइम्स होता है। 23 किसे करस्पॉन्ड करेगा? 23 मल्टीप्लाई बाय 8 हमें करना है। 8 2 ज़ा 16, 160, 8 3 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 184। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के केसेस हों, अगेन जो हमारी डिवीजन वाली मेथड है बढ़िया काम करती है। बहुत सारी चीज़ें आपस में कैंसल आउट हो जाती है, यूनिट की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी वेरिएबल्स आते हैं उन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये सॉल्व करना मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, हम पिछली क्लासेस में सारा यही करते आ रहे हैं, परसेंटेज से लेके टाइम स्पीड डिस्टेंस तक। पूरा अरिथमेटिक अगर आप देखें तो पूरा हम रेशो से सॉल्व कर रहे हैं। बेस्ट मेथड है, बहुत फास्ट काम करती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम कैलकुलेशन अपनी बचा लेते हैं। बहुत अच्छा है ये मेथड, काफ़ी काम करता है। और आप देखेंगे पूरी अरिथमेटिक अब हमें एक जैसी लगने लगती है, क्योंकि पहली क्लास से लेके आज जो हम लास्ट क्लास करेंगे अरिथमेटिक की, पूरा हम सेम कंसेप्ट वहाँ पे लगा रहे होते हैं। टॉपिक वाइज जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं वो ऑफकोर्स रहती हैं, पर जो सॉल्व करने की बेसिक मेथडोलॉजी है सारा का सारा आप देखेंगे पूरी अरिथमेटिक सेम चल रही होती है। क्वेश्चन नंबर 59, अ मैन वॉकिंग बिसाइड रेलवे ट्रैक at 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड कैन सी अप टू जस्ट 150 मीटर्स बिकॉज ऑफ डेंस फॉग। अब ये फॉग वाले क्वेश्चन हैं। अब फॉग वाले क्वेश्चन में क्या होता है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। He sees a train approaching from behind and keeps watching it for 3.5 minutes till the time it disappears in the fog again. If the length of train was 120 meters, at what speed was it running? हमें उसकी स्पीड निकालनी है ट्रेन की। अब बात आती है फॉग, यही चीज़ है जो ट्रेन वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा टफ रहती है, प्लस क्वेश्चन को बहुत लेंथी बना देती है। यहाँ पे हमें समझना होगा। अब यहाँ पे जो व्यक्ति है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं रह जाता, वो लेंथ ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर है व्यक्ति कहीं बीच में खड़ा हुआ है वो, और उसे 150 मीटर तक ही दिखता है। तो उसे आगे भी 150 मीटर दिख सकता है, पीछे भी 150 मीटर ही दिखेगा। तो ये जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल हो जाएगी हमारी 150 इंटू 2 300 मीटर्स। इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो ये जो अब केस बन जाएगा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का नहीं रह जाएगा, अब ये मूविंग ऑब्जेक्ट या एक लेंथ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो कंसिडर करिए कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि मूव कर रहा है एक अपनी स्पीड से, ठीक है। तो मैन है, उसकी हमें स्पीड दी है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ है 300 मीटर और वो अपने 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रहा है, या कोई दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ है 300 मीटर और वो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रही है। तो ये चीज़ है बस एक्स्ट्रा जो इस केस में हमें अप्लाई करनी होती है, अपना दिमाग लगाना होता है। डेंस फॉग है और 150 मीटर तक उसे दिखता है, तो 150 मीटर उसे इस तरफ भी दिखता है, 150 मीटर उसे पीछे की तरफ भी दिखता है। तो टोटल लेंथ जहां तक वो देख सकता है वो हो जाएगी 300 मीटर। अब हम बात करेंगे, ट्रेन की लेंथ है 120 मीटर, वो हमें पता है, और पीछे से उसे वो ओवरटेक कर रही है। तो ये व्यक्ति इस पॉइंट पे देखता है जब ट्रेन यहाँ पे पहुँचती है, और जब ट्रेन पूरी चली जाती है तो आखिरी वाले डब्बे को वो इस पॉइंट तक देखता है। तो यहाँ पे जो लेंथ है, टोटल लेंथ है, वो कितनी हो जाएगी? ट्रेन की लेंथ है 120 प्लस ये वाला 300,
ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे हम व्यक्ति को तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसे लेंथ ऑब्जेक्ट क्यों ले रहे हैं, तो इस वजह से ले रहे हैं। तो डेंस फॉग में वो पीछे तक देख रहा है 150 मीटर और यहाँ तक देख रहा है 150 मीटर। तो ट्रेन की जो लेंथ है बैक से स्टार्ट होकर फ्रंट तक जा रही है 150 मीटर, इसलिए ये पूरी लेंथ हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो एक ये मूविंग प्लेटफॉर्म जैसा हमारा केस बन जाता है। तो प्लेटफॉर्म की हमने यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया, ट्रेन की हमने डिस्टेंस ले लिया, टोटल डिस्टेंस हमें मिल गई। अब अगर हम स्पीड की बात करें तो ट्रेन की स्पीड हमें निकालनी है, तो उसे हम लिख लेते हैं टी, और जो मैन है उसकी दी है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड और हमें निकालना है मीटर पर सेकेंड में। तो 50 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड में, मतलब हाफ। ये था स्पीड। कितने टाइम तक देख पाता है वो? 3.5 मिनट्स तक। तो 3 मिनट मतलब 180 और आधा मिनट मतलब 30 सेकेंड और 210 सेकेंड्स। तो यहाँ पे ये हमने बना लिया मीटर में, ये है सेकंड में, स्पीड भी हमने बना ली मीटर पर सेकंड में, आंसर भी हमें मीटर पर सेकंड में ही चाहिए। ये हो जाएगा 420 इक्वल टू टी माइनस 0.5, ये स्पीड है रिलेटिव, मल्टीप्लाई बाय 210। ये कितनी बार जा रहा है? 2 टाइम्स, 0.5 उधर ऐड हो जाएगा, तो ट्रेन की स्पीड हमें मिल जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाना है। स्पीड तो हम रिलेटिव यूज करेंगे, बस जो चीज़ सीखने की है वो है कि हम डिस्टेंस क्या लेंगे। आपको 120 पे काम नहीं करना है, आपको 120 प्लस फॉग में वो कितना पीछे देख पा रहा है और फॉग में वो कितना आगे देख पा रहा है, उस टोटल डिस्टेंस को, तो 150 इंटू 150 प्लस 150 300 मीटर्स, उस डिस्टेंस को भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना होता है। तो ये एक मूविंग प्लेटफॉर्म की तरह अब काम करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 60। A carriage driving in a fog passed a man who was walking at a rate of 3 kph in the same direction. He could see the carriage for 4 minutes and it was visible to him up to a distance of 100 meter. What was the speed of carriage? अब यहाँ पे exactly जैसा हमने ऊपर देखा था सेम कंसेप्ट लग रहा है, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस भी आएगा लेंथ की टर्म में। अब इस केस में अगर आप पहले मैं पिछला वाला क्वेश्चन आपको दिखाऊं, ही सीज द ट्रेन अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड, तो उसने पलट के देखा यहां से और यहां तक देखा, इसलिए हमने 150 इंटू 2 किया था। लेकिन यहां पे अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है? ही कुड सी द कैरेज फॉर 4 मिनट्स, पीछे से आते हुए वो नहीं देख रहा है, जब कैरेज ने उसको क्रॉस किया तब से उसने उसे देखना शुरू किया। तो यहाँ पे लेंथ हम क्या लेंगे? कैरेज जो है वो हमारा बन जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसकी लेंथ वगैरह हमें कुछ दी नहीं है। डिस्टेंस यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 100 मीटर्स। ये आपको देखना है, आप इसे 200 इस केस में कंसिडर नहीं करेंगे। पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ लेंथ में है। पिछले क्वेश्चन में वो पीछे देख रहा था और उसने आगे तक देखा, इसलिए हमने 150 पीछे वाली डिस्टेंस और 150 आगे वाली डिस्टेंस, इन दो को कंसिडर किया। इस वाले केस में क्या हो रहा है कि वो सिर्फ अपने क्रॉस होने के बाद आगे तक देख रहा है, इसलिए हमें सिर्फ एक तरफ की डिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर करनी है। डायग्राम बना के मैं एक बार और ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमने ऊपर बनाया था, अगर वो व्यक्ति यहाँ पर है 100 मीटर पीछे तक देख सकता है, 100 मीटर आगे तक देख सकता है, लेकिन वो पीछे साइड देख ही नहीं रहा है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि जब उस कैरेज ने उसको इस वाले पॉइंट पे क्रॉस किया उसके बाद वो यहाँ तक देख रहा है, तो हमें सिर्फ ये वाला डिस्टेंस लेना है जो कि हमें दिया है 100 मीटर। अगर वो पीछे से देखता, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज थी, तब हम 100 प्लस 100 यहाँ पे 200 लिखते। इस केस में सिर्फ वो क्रॉस करने के बाद से देख रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 100 ले रहे हैं। इसे मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ वरना इक्वेशन लिख नहीं पाऊंगा। यहाँ हो जाएगा 100 इक्वल टू स्पीड की अगर हम बात करें तो कैरेज की स्पीड ज़्यादा होगी तभी वो ओवरटेक करेगा, तो उसकी स्पीड हम मान लेते हैं s, माइनस करेंगे 3 kph, ये हो जाएगी उनकी रिलेटिव स्पीड, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम कितना है 4 मिनट्स, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 मिनट। अब यूनिट्स का यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, प्लस किलोमीटर पर आवर में हमें निकालना है, ये सारा किलोमीटर पर आवर होगा, हमें किलोमीटर में निकालना है। ये वाली जो रिलेटिव स्पीड है, अगर हम ये 3 kph था, किलोमीटर पर आवर में माना है, 100 हमारा मीटर में है, तो इसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 से डिवाइड करके। 4 हमारा मिनट्स है, इसे आर में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे।
अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों जीरोज यहाँ से चले गए, एक जीरो यहाँ से चला गया, ये हो गया 2/3। तो 3/2 वहाँ पर होगा। स्पीड की अगर मैं वैल्यू लिखूँ 3/2 और 3 वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6। या फिर इसे हम डायरेक्टली भी देखें तो पॉइंट में ही निकालना है, 3 + 1.5 4.5। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 4.5 kph। तो चूंकि हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमें यूनिट का ध्यान रखना होता है। अगर हम दो इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे हमने पिछली क्वेश्चंस में देखा था, तब हमें वहाँ पे यूनिट का ध्यान नहीं रखना होता, यूनिट्स आपस में वहाँ पे कैंसल आउट हो जाती हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। टाइम स्पीड डिस्टेंस में इससे ज़्यादा ऊपर लेवल नहीं आता है, ये मैक्स लेवल है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, एटलीस्ट टीयर 1 में। जो लास्ट के हमने क्वेश्चंस देखे हैं ये काइंड ऑफ टीयर 1 में आने के चांसेस कम है, लेकिन टीयर 2 में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ये दिखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं इनफैक्ट ये। तो ये आपको आज ट्रेन के केसेस में हम क्या एक्स्ट्रा देखते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑब्जेक्ट को हमें कंसिडर करना होता है, क्वेश्चन को हमें ढंग से पढ़ना होता है, जैसे 60 और 59 में क्या डिफरेंस है, गलती नहीं करनी है, डिस्टेंस आपको सही यहाँ पे एज्यूम करना है, रेशोज़ में हमें काम करना है, ठीक है, जितना हो सके आपको रेशोज़ में काम करना है, कहाँ कहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हमें मल्टीप्लाई करना है उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब भी आप रेशोज़ में काम करते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर भी काम कर रही है, दिख ही रहा है, वो तो हम क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही एक्सटेंशन है हमारा ट्रेन का टॉपिक, जिसके आज हमने इतने क्वेश्चंस देखे हैं, 10 क्वेश्चंस देखे हैं। इससे ज़्यादा लेवल नहीं आता है, इससे ज़्यादा कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होना भी नहीं है। बहुत टफ क्वेश्चंस भी इसमें बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर टीयर 1 के लिए हमें टफ क्वेश्चंस को अभी अवॉइड करना है, हमें सिंपल क्वेश्चंस को, मॉडरेट क्वेश्चंस पे अभी अपना टारगेट रखना है और उनकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि देखते ही हम उन्हें एग्जाम में अटैक कर पाएँ। कैसे कर पाएंगे, जब उस तरह का क्वेश्चन, उस तरह की लैंग्वेज हमने पहले से देखी होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। वरना इस तरह के क्वेश्चंस अगर पहली बार किसी को दिखेंगे तो कैसे वो उसे 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस आप करते जाइए, सिमिलर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, मेथड आप ये सब सीखिए। अच्छे मेथड्स लगाना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में इक्वेशन बना के हमें नहीं करना होता है। रेशोज हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, उनका आप यूज़ कीजिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम के टॉपिक को।